सर्वो खरीदने से पहले जाने कुछ ऐसी अहम चीजें जिससे आप अपने पैसे, अपना बिजली का बिल और अपने इक्विपमेंट कैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में 5 टिप्स यू शुड नो बिफोर बाइंग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट योर ओन लोड एट योर हाउस और एट योर फैक्ट्री, कि आप अपना लोड घर पे अपनी फैक्ट्री पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे आप मान के चलिए आपका घर है, आपके घर में एसी है, अगर 1.5 टन का एसी है तो आप उसमें 3 केवीए का सर्वो लगा सकते हैं। 3 केवीए का पर एसी का लोड हुआ। अगर आपका 2 टन का एसी है तो 4 केवीए का आपका उसमें सर्वो लगता है। इस तरीके से आप अपने पूरे घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर में 5 एसी है और 1.5 टन के सारे एसी है, 5 इंटू 3 15 केवीए आपका एसी का लोड हो गया। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल घर का लोड है, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें अगर लाइट है, आप मान के चलिए 1-2 फ्रिज है, ओवन है, ये सब है, ये कंटिन्यू सारी एक साथ चीजें नहीं चलती हैं, तो उसमें आप 5 केवी का उसका लोड आप कैलकुलेशन करके चल सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका एक तरीके से पूरा एग्जैक्ट लोडिंग हो चुका। उसके बाद फिर आप उसमें 20% का मार्जिन अगर आप लेकर चलेंगे तो इस अकॉर्डिंग आपका 25 केवी का सर्वो लगना चाहिए आपके यहाँ पे। सबसे पहली टिप आपकी यही होती है कि आप खुद की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यही बात अगर फैक्ट्री में आ जाती है तो फैक्ट्री में ज्यादातर जो मोटर्स होती हैं और जो मशीन्स होती है वो किलोवाट्स और एंड एचपीज में होती है। अगर आपकी मान के चलिए 5 किलोवाट की मशीन है, अगर KW 5 किलोवाट की अगर आपकी मशीन है, उसको हमें केवीए में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1.5 7.5 ये तक का आपका लोड हो गया। वो अब 80% का जो रूल है हमारा कि 80% की कैपेसिटी हम सर्वो स्टेबलाइजर पे दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर 7.5 5 किलोवाट की अगर आपकी मशीन है तो आप उस पर 10 केवीए का आपको सर्वो लगाना पड़ेगा। अगर 5 केवीए की मशीन है तो उस पर 7.5 केवीए का भी सर्वो स्टेबलाइजर चल सकता है। तो ये कुछ ऐसी अहम चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और जैसे मैंने एचपी के बारे में बताया, 1 एचपी पे 2 केवीए का सर्वो लगता है। अगर आप इस तरीके से अपना लोड कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोड पता चल जाएगा, जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं और आप अपना सर्वो स्टेबलाइजर जो सही कैपेसिटी का होना चाहिए वो ले सकते हैं। एक सबसे जरूरी पॉइंट है कि अगर आप मान के चलिए अगर आपको लोड कैलकुलेट नहीं करना, अगर किसी और ने आपका लोड बता दिया, अगर वो गलत बता दिया, मान के चलिए कम है आपका लोड, उन्होंने आपको सर्वो स्टेबलाइजर बड़ा दे दिया। अगर 20 केवे का लोड है, उन्होंने आपको कैलकुलेशन, जैसे आपको नॉलेज नहीं है बट उस बंदे ने आपको 30 केवी 40 केवी का उसमें लोड दे दिया, जहां तक कि आपका 20 केवी भी चल सकता था, बट उन्होंने आपको एक्स्ट्रा लोड बता दिया। आपका जो उसकी कॉस्ट है सर्वो की बढ़ गई, आपके पैसे ज्यादा फालतू चले गए। अगर आप 20 केवी में भी काम हो सकता है आपका, तो उसमें आपका बजट भी सेव हो सकता है, उसमें आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो ये एक अहम चीज है जो आपको जाननी जरूरी होनी चाहिए, कि आपको ये चीज नॉलेज में होनी चाहिए कि इस तरीके से आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। एक सबसे बड़ी टिप है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। हमारे यहाँ पे ये गारंटी है कि मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दूंगा, आपको एक एग्जैक्ट लोड बताऊंगा, जितना आपका यूज है उतना ही मैं सिर्फ आपको रेकमेंड करूंगा, कि इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे अहम चीज दूसरी ये होती है कि आपको अपना खुद का इनपुट वोल्टेज पता होना चाहिए। अब आप मान के चले, आप इनपुट वोल्टेज अपना जो मेन लाइन आपके मीटर्स लगे हुए हैं वहां से आप पता कर सकते हैं। उधर से आप लोकल इलेक्ट्रीशियन बुला के अपना क्लब मीटर से वो आपका क्या कहते हैं इनपुट वोल्टेज आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपका सबसे लोएस्ट कितना जा रहा है, आप कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में हमारे बताया था, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, की स्टैंडर्ड आउटपुट जो होता है वो होता है 230 वोल्टेज इन सिंगल फेज एंड 400 वोल्टेज इन 3 फेज। ये आपके स्टैंडर्ड आउटपुट होते हैं जो आपको कंटिन्यूस चाहिए, जिससे आपका बिजली का बिल बचता है, पैसे बचते हैं और आपका इक्विपमेंट सेव होते हैं, मशीनरीज हर चीज उससे सेव होती है। अगर ऊपर नीचे होता है तो इसलिए वो फ्लक्चुएशंस होती है। फ्लक्चुएशन जो उसको सॉल्व करने के लिए सर्वो स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए कि आपका लोएस्ट इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। आप मान के चलिए आपके यहाँ पे 140 वोल्टेज आ रहे हैं, अब आपको आइडिया नहीं है, आपने कह दिया 180 190 आ रहा है और आपने सर्वो स्टेबलाइजर ले लिया 160 से, तो अब 160 से आपने जो स्टेबलाइजर लिया है वोल्टेज आपके 140 से आ रहे हैं।
लेकिन वोल्ट, और उससे आप अगर आपने ले लिया, आपने गलत प्रोडक्ट ले लिया कि आपका वोल्टेज 160 से ले लिया, तो उससे आपका कभी भी आउटपुट सही नहीं आएगा, फिर भी आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो ये चीज जाननी सबसे ज्यादा जरूरी कि आपके यहाँ पे, आपकी साइट पे, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, हाई में कितना जा रहा है, लो में कितना जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास हर एक इनपुट वोल्टेज वर्किंग रेंज मिलेगी आपको। 160 से लेकर 70 वोल्ट तक की हमारी कैपेसिटी है। कितने केवी तक का भी आपको चाहिए, 5000 केवी तक की हमारी कैपेसिटी है। 90 वोल्ट तक का हम लोएस्ट बनाते हैं और हाईएस्ट में आपका 500 तक बनाते हैं थ्री फेज में। 500 वोल्टेज हमारा थ्री फेज का आता है। ये चीज हम आपके अकॉर्डिंग, आपका प्रॉब्लम देखकर, साइट विजिट करवाकर, हर चीज देखकर वो चीज हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितनी कितनी कंजम्पशन है, कितना कनेक्शन है, कितना लोड है। ये सब चीजें हम आपको, अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको सारी चीजों की गाइडेंस दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सर्वो। इसमें कुछ ऐसी अहम चीजें होती हैं जैसे आपको नॉलेज में रखनी चाहिए कि आपको मॉडल कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कूलिंग सिस्टम आपका अच्छा लगेगा, एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड, कहाँ पे, मतलब ये सब चीजें थोड़ी आपको नॉलेज में होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे अगर आप मान के चलिए आप अपने घर में सर्वो स्टेबलाइजर लगा रहे हैं, अब अगर आप लिफ्ट पे लगा रहे हैं, लिफ्ट पे ज्यादा 10 और 15 केवीए तक का चलते हैं, जो रेजिडेंशियल में चलते हैं, वहां पे आप एयर कूल्ड वाला भी ले सकते हैं, वो अच्छा काम करेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप कोई मशीनरी पे ले रहे हैं, अगर आप कोई मशीन पे लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल कूल्ड ही लें। इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का डिफरेंस क्या होता है। एयर कूल्ड आपका, ये दोनों कूलिंग सिस्टम होते हैं कि आपका सर्वो कैसे कूल होगा। एयर कूल्ड में वेंटिलेशन होती है, जो नेचुरल एयर पास करती है, जिससे आपका मतलब एयर पास से वो कूलिंग होती है उसकी। ऑयल कूल्ड में ट्रांसफार्मर ऑयल डलता है, जो लाइफ टाइम के लिए होता है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। अगर होता भी है तो कम से कम 15-20 साल बाद चेंज हुआ तो हुआ, अगर तेल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर ऑयल में कुछ खराबी आ जाए तो, वरना वो वन टाइम ही डालता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऑयल कूल्ड वाला जो माना जाता है इज द बेस्ट वेरिएंट। अगर आप मशीनरी पे ले रहे हैं तो ऑयल कूल्ड में ही जाएं। अगर आप नॉर्मल घर का लोड है, अगर आपका 20 से 25 केवीए तक का है, तो आप ले सकते हैं एयर कूल्ड वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 25 केवीए से ऊपर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल कूल्ड ही लें। और सिंगल फेज में जहां तक ज्यादा जो होता है 5, 10, 15 केवीए, ये सब आप एयर कूल्ड में ले सकते हो सिंगल फेज में। बट ये भी अगर स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंज आप मान लीजिए 160, 140 वर्किंग रेंज है, तो एयर कूल्ड वाले ठीक रहते हैं। बट अगर आप 140 से नीचे जाते हैं, 120, 110, 100 और 90, ये वाले सिर्फ आपके ऑयल कूल्ड ही अच्छे रहेंगे। अगर आपको कोई एयर कूल्ड दे रहा है तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, सिर्फ ऑयल कूल्ड ही लीजिएगा, क्योंकि वही आपका लाइफ लॉन्ग होगा, वही आपके लिए एफिशिएंट होगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये अहम होता है, क्योंकि अगर आपने एयर कूल्ड ले लिया तो उसमें आपको कुछ टाइम बाद, 4 से 5 साल बाद मेंटेनेंस की काफी प्रॉब्लम आने लगती है और उसमें खर्चा बढ़ने लगता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑयल कूल्ड में लें। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आप पैसा खर्चा कर लेना, ऑयल का पैसा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, अगर आप वो खर्चा कर लोगे तो आगे आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है ये भी कि आप उसके फीचर्स में एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का आपको उसमें पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मॉडल लेना है। जैसे रेजिडेंशियल में बताया एयर कूल्ड भी चल जाएगा, बट अगर आप फैक्ट्रीज में ले रहे हैं, फैक्ट्रीज में चाहे कैसा भी लें आप, फैक्ट्रीज में तो ज्यादातर बड़े ही लगते हैं, 20 केवीए से ऊपर ही लगते हैं, तो वो सिर्फ आप ऑयल कूल्ड ही लें। लिफ्ट के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, घर के लिए, ये सब के लिए आपका एयर कूल्ड भी सफिशिएंट है। बट ओवरलोड, मतलब अगर ज्यादा लोड है तो सिर्फ ऑयल कूल्ड है। इसके बाद आता है सबसे चौथा पॉइंट जो सबसे अहम है, बग बूस्ट ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो सर्वो स्टेबलाइजर की कैपेसिटी, उसके काम करने की क्षमता, उसकी लाइफ, हर चीज एक्सपेंड करता है। आप भी यही चाहेंगे कि मेरे सर्वो, अगर मैं सर्वो खरीद रहा हूं तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो, अगर मैं इतना पैसा उसमें लगा रहा हूं तो उसकी लाइफ और ज्यादा चले। अगर आप 50,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो आप ये तो सोचें कम से कम मेरा कम से कम 15 से 20 साल चले। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि अगर आपने एक सर्वो खरीदा, उसमें किसी से भी आप खरीदे, सबसे पहले आप उसमें ये जाने कि इसके अंदर बग बूस्ट ट्रांसफार्मर है या नहीं है। जैसे थ्री फेज में आप लेते हैं, थ्री फेज में आपने 20 केवी का सर्वो स्टेबलाइजर लिया। अब जैसे लोग क्या करते हैं, 3 डिमर आते हैं इसमें और 3 बक बूस्ट ट्रांसफार्मर आते हैं। अब 3 आपके डिमर आ गए, लेकिन लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग बचाने का एक अच्छा तरीका है कि अगर सिर्फ 3 हम डिमर दे देंगे, 3 बक बूस्ट हटा देंगे,
काम आपका होता रहेगा, वोल्टेज आपका कंट्रोल करता रहेगा, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल करने का काम सिर्फ डिमर का होता है, जिसमें कार्बन ऐसे ऐसे घूमते हैं जो आपका वोल्टेज कंट्रोल करता है। उसके नीचे एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर लगता है जो एक मैग्नेट बनाता है, जो उसकी कैपेसिटी और बढ़ा देता है, उसकी क्षमता और बढ़ा देता है। तो कॉस्टिंग बचाने का बहुत अच्छा है कि ये सॉल्यूशन है कि हमने अगर वो 3 बक बूस्ट ट्रांसफार्मर हटा दिए तो कॉस्टिंग अपने आप बच गई। इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस डिफरेंस इसीलिए ही आता है कि एक वेंडर आपको बिना बग बूस्ट के दे रहा है, एक वेंडर आपको बग बूस्ट के साथ दे रहा है। दोनों में जो अच्छा है वो है आपका एक वो वेंडर जो आपको बग बूस्ट के साथ दे रहा है, क्योंकि वो आपको एक ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। अगर वो चीज आपको बता रहा है तो वो एक ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। बग बूस्ट हटाना एक चोरी है, जिससे आपके साथ वो मतलब आपकी कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में वो आपको एक गलत मटेरियल आपको सप्लाई हो रहा है, जिससे आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, फ्यूचर में आप बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं। तो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये चीज आप याद रखिए, किसी से भी आप सर्वो ले तो उनसे पूछे कि इसमें बक बूस्ट ट्रांसफार्मर है या नहीं है। अब जैसे बक बूस्ट ट्रांसफार्मर में अगर आप 5 केवी 10 केवी 15 केवी तक ले रहे हो सिंगल ट्रांसफार्मर बिना बक बूस्ट का, ठीक है, सिंगल फेज में आप ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत अपने पैसे बचाना है तो आप उसको बिना बक बूस्ट ट्रांसफार्मर के भी ले सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, मेंटेनेंस आपकी नहीं ज्यादा जाएगी। ये बक बूस्ट ट्रांसफार्मर जो अहम होता है वो वहां पे अहम होता है जहां पे आपके वोल्टेज बहुत ड्रॉप जा रहे हैं, 140 से नीचे ड्रॉप जा रहे हैं, या आपकी कैपेसिटी ज्यादा है 15-20 केवीए से। 20 केवीए से अगर आप अबव में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ बक बूस्ट ट्रांसफार्मर वाला ही लेना है। उससे नीचे आप बिना बक बूस्ट वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि बक बूस्ट ट्रांसफार्मर 20 केवीए से अबव एक मैंडेटरी चीज है जो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप उससे नीचे ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज के लिए आप बेफिक्र, आप थोड़ा बहुत पैसा उसमें भी आप बचा सकते हैं। तो इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। सर्वो में सिर्फ 2 प्रोटेक्शन आती हैं, एक हाई कट ऑफ, 3 प्रोटेक्शन आती है एक्चुअली। एक हाई कट ऑफ की प्रोटेक्शन आती है, एक बाईपास प्रोटेक्शन आती है और एक ओवरलोड प्रोटेक्शन आती है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ हाई लो कट ऑफ प्रोटेक्शन, डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। इसके अंदर एक 5 प्रोटेक्शन ऐसी आती हैं जिसका काम होता है, एक हाई लो एक डिवाइस लगता है, एलएनटी का कॉन्टेक्टर होता है जिसको डिवाइस लगता है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या काम है, ये आपका एक हाई वोल्टेज से आपको सेव करेगा। अगर आपने वर्किंग रेंज जो ली है उससे अबव वोल्टेज चला जाता है, 280 से ऊपर चला जाता है अगर पर फेज में, तो ये उस कंडीशन में ट्रिप कर देगा। लो वोल्टेज जाएंगे 160 से नीचे गए तो ट्रिप कर देगा। और अगर आपका एक सिंगल फेज पीछे से एक फेज गायब हो चुका है तो ये आपका सेव करेगा। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है सर्वो के अंदर या पीछे से तो ये सेव करेगा। फेज रिवर्स हो चुका है, फेज आपका घूम गया है, तो आपका ये इस कंडीशन में ये प्रोटेक्शन आपको सेव करेगी। दूसरी प्रोटेक्शन आती है बाईपास प्रोटेक्शन। अगर सर आप इंडस्ट्री वाले हैं, अगर आपका प्लांट में आपको लगाना है, अब आप चाहते हैं आपका 24/7 का काम है, 24x7 का, तो उसमें आप चाह रहे हैं कि मेरा काम ना बंद हो और सर्वो में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं, जिससे आपके कभी प्रॉब्लम मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, जिससे आपका काम ना रुके। और हम गारंटी है कि सर हम सर्विस तो देते ही हैं, तो तुरंत आपका काम आपका जल्दी हम सर्विस देके वो काम भी हम करवा देंगे। तो एक ये बाईपास प्रोटेक्शन हो गई। तीसरी हो गई एमसीसीबी प्रोटेक्शन। एमसीसीबी प्रोटेक्शन का ये काम है कि अगर आप मान लो आपने 25 केवी का सर्वो स्टेबलाइजर लिया है, आपका लोड है 30 केवी, लेकिन आपने एक रिस्क पे आपने एक अंडर रेटिंग करके मतलब कम रेंज का आपने सर्वो स्टेबलाइजर ले लिया है कि मेरे को ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना, मैं उतना ही लोड चलाऊंगा। और ये है कि अगर कल को गलती से ना चले ज्यादा लोड तो उसके लिए प्रोटेक्शन होती है, एमसीसी भी लगती है, जिससे आपका वो ट्रिप कर जाएगा अगर जहां पे भी उसको लगा कि लोड ज्यादा पहुंच चुका है। उस कंडीशन में आपका सर्वो शटडाउन हो जाएगा। जब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी जब थोड़ा लोड कम कर लेंगे फिर आपका वो सर्वो स्टेबलाइजर ऑन हो जाएगा। ये 3 प्रोटेक्शन इसके अंदर आती हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको ये कब कब लेनी चाहिए और कब कब ये आपके लिए यूजफुल है। जैसे सिंगल फेज में हाई लो कट ऑफ की प्रोटेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। उसका जो एक सर्वो गार्ड होता है उसके अंदर 2 ये हाई लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ, ये 2 प्रोटेक्शन उसमें होती है, बाकी 3 नहीं होती, बट ये 2 होती है सिंगल फेज के अंदर। तीसरी चीज, अगर आप घर में लगाना चाह रहे हैं तो बाईपास की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि आपका 2-3 घंटे में भी अगर काम आप
प्रॉब्लम फेस कर लो, तो मतलब थोड़ा बहुत परेशानी आप झेलो, तो 2-3 घंटे के अंदर आपका वो काम हो जाएगा, तो बाईपास की इतनी नीड नहीं है। दूसरा, हाई लो कट ऑफ की आपकी सिंगल फेज में तो ऑलरेडी होती है, रेजिडेंशियल में तो सिंगल फेज ही लगते, तो फिर आपके वो टेंशन भी खत्म है। एमसीसीबी की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एमसीसीबी की जरूरत जब पड़ती है जब आप रिस्क पे काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप सर्वो, आपका लोड ज्यादा है लेकिन आपको सर्वो कम का लेना है तो ही काम का है वो, वरना अदरवाइज आपको नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आपने पहले ही ज्यादा लोड का ले लिया है, पहले ही आपने ओवर कैपेसिटी का ले रखा है सर्वो स्टेबलाइजर, फिर तो उसकी नीड बिल्कुल नहीं है। दूसरा आता है 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर में। 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर में अगर आप इंडस्ट्रियल में आप काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है या आपका कोई प्लांट है, तो उसमें हाई लो कट ऑफ की प्रोटेक्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल आप लें, बिल्कुल लें आप। बाईपास भी बिल्कुल लें आप, ये दोनों चीजें आप बिल्कुल लें। एमसीसीबी की भी कंडीशन आप पे भी सेम अप्लाई होती है। अगर आप ओवर कैपेसिटी का ले लेंगे तो आपको जरूरत नहीं है एमसीसी की भी, बिल्कुल भी। ये दो चीजें, बाईपास और हाई लो कट ऑफ, ये चीज आपका, ये आप अगर लेना चाहे तो बहुत अच्छी चीज है। ये आप अगर किसी से भी वेंडर से आप लेना चाह रहे हैं सर्वो स्टेबलाइजर, तो इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। ये प्रोटेक्शन आपको फायदा ही देंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान कहीं नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज की गारंटी, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई चीज आप 15 से 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है सर, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं कि शायद आपको मेरी वीडियो थोड़ी यूजफुल लगे। अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप भी कंफ्यूज है कि मैं कौन सा सर्वो स्टेबलाइजर लूं, कहां से लूं, कैसे काम करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां जा सकते हैं। वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हम आपको एक जेन्युइन एंड एक्यूरेट और रीजनेबल प्राइस पे कैसा सॉल्यूशन देंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। ये चीज की हमारी गारंटी, सर्विस और प्रोडक्ट इतना जेन्युइन मिलेगा कि आपको कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरी खुद की गारंटी है। 40 साल पुरानी कंपनी है, पैन इंडिया में काम होता है हमारा। सर्वो स्टेबलाइजर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बहुत सारे हमारी प्रोडक्ट रेंज है जो हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा भी टाइम दिया, थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी। इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।